हेलो प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। अगर जो कोई भी गणित सीखना चाहते हैं उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो वर्ग 10 का है, जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग पढ़ते हैं 10 में। और उससे पहले हम लोग पढ़े थे भाज्य बराबर, जो सूत्र होता है वह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस होता है शेष। अगला सूत्र देखते हैं, वही यूक्लिड विभाजन से जो हम लोग पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी क्या है, भाजक है, और क्यू भागफल और आर यहाँ पर शेष हो गया। उसके बाद है एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, जो दो संख्या होता है उसका एलसीएम और उसका फिर HCF। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसम। उसके बाद यहाँ पर सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लगभग आप लोग जानते भी होंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको वैसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस में एक बार लिखेंगे 3 और एक बार a पर स्क्वायर और b, उसके बाद लिखेंगे फिर 3। इस बार a पर स्क्वायर नहीं देंगे, इस बार देंगे b पर स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे b का क्यूब। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब चलते हैं कुछ द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। द्विघात बहुपद का ये मानक रूप कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ये आप देखेंगे। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके बाद द्विघात समीकरण के जो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है -b/a। उसके बाद चलते हैं, अगला सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा c/a। अब ये c क्या है, तो यहाँ मानक रूप में देखिए ये a, ये b और ये c। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद 3 घात से शुरू होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें 3 ठो शून्यक होता है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो इसका सूत्र हो जाएगा वो -b/a। उसके बाद है दो शून्यकों का गुणनफल और उसका योग अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा। तो ये ऐसे चलता है, अल्फा से बीटा और फिर बीटा से गामा और गामा से अल्फा। तो इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर पहले माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा, तो -b/a और b के बाद हो जाएगा फिर c/a। उसके बाद है अल्फा बीटा गामा, तो इसका हो जाएगा फिर माइनस में d/a। यहाँ ध्यान रखना है कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में हो जाता है अल्फा गुना बीटा। उसके बाद पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक
समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका कुछ शर्त है जो हम लोग देखते हैं। इसको पढ़ेंगे। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि नहीं है, तो इसका जो हल होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। तो इसका अद्वितीय हल होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसकी रेखाएं होगी वह रेखाएं प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसका हल होता है। इसको अद्वितीय हल बोला जाता है। और दूसरा शर्त है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है तो संगत भी होता है। अगर एक हल हो गया तो इसका निकाय संगत भी होगा, संगत भी होगा। उसके बाद पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका जो है तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको बोला जाता है असंगत समीकरण, असंगत समीकरण। और इसका जो रेखाएं होगी वह एक दूसरे के समांतर होगी, यह कहीं पर भी नहीं काटेगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, तो इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और जो रेखाएं होगी वह एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के संपाती होगी। जो रेखाएं होगी वह एक दूसरे के संपाती, मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होगी, इसको संपाती बोला जाता है। और जब संपाती होता है तो अनेक हल तो होता ही है, उसको आश्रित भी बोला जाता है, आश्रित हल भी बोला जाता है, इसको आश्रित हल भी बोला जाता है। और जब ये इसका हल होगा तो यह अनंत हल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। वज्र गुणन से जो इसका सूत्र हो जाएगा, तो वज्र गुणन से सूत्र होता है x बट्टे में b1 c2 और फिर ठीक इसका उल्टा b2 और c1, फिर बराबर में लिखेंगे y बट्टा, अब y बट्टा है तो y वाला छोड़ देंगे, c1 a2 और माइनस फिर ठीक इसका उल्टा c2 a1, फिर बराबर में हो जाएगा 1 बट्टे a1 b2 और माइनस में हो जाएगा फिर a2 और ये b1। तो ये हो गया वज्र गुणन विधि से सूत्र। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ये सूत्र हो गया। अब ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो सूत्र होता है, जैसे कि द्विघात समीकरण होता है जिसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके लिए विवेचक निकालने का जो सूत्र होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac, होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये इसका फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac।
अच्छा, यहाँ जो सूत्र होता है यह x बराबर जब विवेचक निकल जाए तो इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बट्टा 2a। ये द्विघात समीकरण, यदि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके यह x का मान निकाला जाता है। अब चलते हैं कुछ क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है। यह है 16 नंबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर। जैसा कि ये आयत हो गया, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। आयत का लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो ये चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र हो जाएगा वह L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर यहाँ पर अगला फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, इसका ये आधार हो गया और ये इसका ऊंचाई होता है। इसका ये आधार हो गया, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, और ये ऊंचाई हो गया AD। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, जो कि लिखा हुआ है। और इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर चाल निकालना हो तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टे में हो जाएगा समय। अब यहाँ फिर एक ठो फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में हो गया b स्क्वायर। फिर यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं AP मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन होता है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोला जाता है। समांतर श्रेणी वो होता है या तो संख्या लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा, जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D होता है। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हो गया nवां पद। nवां पद बराबर जो सूत्र होता है वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D। और Sn बराबर जो सूत्र होता है वह होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। और यह दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर यही n/2 और a प्लस n। ये भी सूत्र इसका होता है। अब चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ फॉर्मूला है। इसमें 2 पॉइंट दिया है, A और B। A और B दिया हुआ है, A और B। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर।
मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो पी एक ठो पॉइंट हो गया जो बीच में है। यहाँ पर मान लीजिए एक ठो रेखा है। अब यहाँ पर ए है, इसका नाम है x1 और y1। यहाँ पर पॉइंट बी है, इसका नाम हो गया x2 और y2। x2 और y2। अब यहाँ पर एक तो बिंदु है P, इसका मान है x और y। तो इसी का हम लोग निकालते हैं सूत्र मध्य बिंदु से। तो पी एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये इसका मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। अब एक होता है विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र हम लिखते हैं अभी अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 और बट्टा m प्लस n। उसके बाद y बराबर है m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। ये हो गया अंतः विभाजन। अगर यहीं पर बाह्य विभाजन लिखा रहे तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा और हो जाएगा प्लस की जगह पर माइनस। आगे देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष ए बराबर दिया है x1 y1 और ये है x2 y2 और x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मोड 1/2 बड़ी कोष्ठ। यहाँ पर रखेंगे x1, तो x1 के बाद जगह y2 माइनस y3, फिर प्लस रखेंगे x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर रखेंगे यहाँ पर x3, ये जगह y1 माइनस y2 और इसका ये हो जाएगा सूत्र। मोड का मतलब होता है कि क्षेत्रफल 0 यदि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आना चाहिए। ये हो गया त्रिभुज का सूत्र। अब चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। पी बी और एच के आधार पर बी मतलब बेस, पी मतलब लंब और एच का मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर जो हो जाता है वह सूत्र साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बी बाय एच और टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी। मतलब ये हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी यानी आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी यानी कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय पी यानी कर्ण बटा लंब। उसके बाद है व्युत्क्रम के आधार पर। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो साइन का उल्टा है कोसेक। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 कोसेक थीटा और कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2 कोस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2 कॉट थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कॉट थीटा का उल्टा फिर हो जाएगा 1/2 टेन थीटा और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा और कोसेक का उल्टा हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। अगला सूत्र देखते हैं, यह है वर्ग के आधार पर। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है।
इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1, कोस इधर आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इसमें लग जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम अगर निकालना चाहे सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1, टेन में माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद फिर ऐसे ही है कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है। इसमें अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं पूरक कोण के आधार पर। तो पूरक कोण के आधार पर है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये जगह कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर ये जगह कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। चलिए अब आ गया है सारणी के बारे। अब त्रिकोणमिति सारणी कैसे भरते हैं वो देखा जाए। अब इसको पहले पढ़ेंगे कैसे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए इसको हम याद कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और ये सब का हम लेंगे वर्गमूल। ये सब का लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो 0 है तो ये 0 हो गया। ये 1/4 का वर्गमूल 1/2, और 2/4 है तो इसको काटेंगे तो 1/2, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 हो जाएगा √2। ये हो गया 3 का वर्गमूल √3, और 4 का वर्गमूल 2, और ये 4 से 4 कट हो गया 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। अब भरते हैं कोस 0 डिग्री का मान। तो कोस 0 डिग्री का मान जो है वैसे भरेंगे जैसे साइन का मान 0 से इधर है 0 की 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, और 90 पर 1 है। उसी प्रकार से एक इसका जो मान रहेगा वह इधर से हम लोग भरना शुरू करेंगे कि कोस 0 डिग्री का मान लेंगे 1, कोस 30 का मान हो जाएगा 60 वाला, तो कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कोस 45 का मान यही हो जाएगा 1/√2, और कोस 60 का मान हो जाएगा ये 30 वाला, तो 1/2, और ये जो हो जाएगा 0। अब हम लोग भरते हैं टैन। तो टैन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है साइन थीटा और बट्टे कोस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर मतलब साइन थीटा और भागा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान जैसे कि 0 है तो 0 में हम लोग भाग देंगे 1 से, तो क्या होगा 0, तो टैन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद 30 डिग्री 1/2 और भाग देंगे किससे √3/2 से, तो ये बराबर लिखेंगे 1/2 भाग का उल्टा हो गया गुना, और 2/√3, और 2 से 2 कट गया तो बच गया 1/√3। तो टैन 30 का मान हो गया 1/√3। टैन 45 का मान दोनों बराबर है तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा,
√3/2 से फिर 2 से 2 कटेगा तो ये √3 बच जाएगा यहाँ पर। अब हो गया 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, उसका अनेक मान हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि tan का जो उल्टा होता है वह कोट होता है। तो जैसे कि 0 का उल्टा हम लोग लेंगे तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित ऐसे लिख देंगे, 0 का उल्टा अपरिभाषित। और 1/√3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 को उल्टा करते हैं, जैसे कि √3/1 लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा √3। तो √3 का उल्टा हो गया 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का जो मान होता है वह कोस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और फिर 0 का उल्टा और परिभाषित। कोसेक थीटा साइन का उल्टा। ये जो कोसेक थीटा होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा फिर से क्या हो गया, अपरिभाषित। 1/√2 का उल्टा हो गया 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी सारणी को भर सकते हैं, और अच्छा लगे तो कहने की तो बात ही नहीं है। लाइक, शेयर और कमेंट भी करें कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को। अब पढ़ते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हम ये चीज़ खींचते हैं, इसको यहाँ से हम परकाल रख कर कैसे खींचेंगे, इसको बोला जाता है चाप। ये चाप हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया R, ये हो गया R, और यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा थीटा। तो यही चाप की लंबाई के लिए सूत्र होगा L बराबर, वह होता है 2πr, और थीटा अब बट्टा में हो जाएगा 360। इसका सूत्र हम काट करके ये भी लिख सकते हैं, 2 से ऐसे काट देंगे 360 का, तो हम ऐसे भी लिखते हैं πr थीटा अब बट्टा 180, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, तो देख लेना। अब है त्रिज्यीय खंड। ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह सूत्र होता है πr² और थीटा बट्टा 360। उसके बाद है वृत्त खंड। क्या होता है, तो वृत्त खंड क्या होता है, यहाँ से हम इसको अगर ऐसे मिला दें तो यहाँ से हमको कुछ टुकड़ा एक ठो मिल जाएगा। ये जो टुकड़ा होता है इसी का नाम हो गया वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr² थीटा बटा 360, अब माइनस में 1/2 r² साइन थीटा। तो ये फार्मूला लगा करके हम लोग वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ हम जगह बनाते हैं, लिखते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम अगर 4 से भाग दे दें तो ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब है वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो वह व्यास का आधा होता है, या व्यास बटा 2 हो गया। फिर अगर हम वृत्त का व्यास निकालें तो इसको 2 को गुना करना पड़ेगा त्रिज्या को 2 से, तो 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की परिधि क्या होती है, जैसे कि मान लो यह एक वृत्त है, तो ये वृत्त के ये जो घेरा है पूरा, इसी को बोला जाता है वृत्त की परिधि। जो वृत्त का घेरा है इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। ये बॉडी लाइन से बाहर हो रहा है। तो वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr। ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर भी वृत्त है, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है वृत्त का एरिया। वही इसका क्षेत्रफल निकालने का हो गया फॉर्मूला, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल।
आगे है वलय का क्षेत्रफल। मतलब ये वलय क्या होता है? वलय का मतलब ये हो गया, जैसे एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर में एक और छोटा वृत्त है, तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो यही हो गया वलय। इसको वलय बोला जाता है, ये वलय। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा आर त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये छोटा आर हो गया। तब वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा। जैसे ये पूरा वृत्त है, इसको यहाँ से आधा काट दिए तो हमको आधा वृत्त का ऐसे क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम बोल सकते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। फिर अर्धवृत्त की परिधि, तो पूरा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर और इसका आधा। तो इसका आधा हो जाएगा पा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा पाई आर। तो वृत्त की परिधि पर अर्धवृत्त की परिधि हो गया पाई आर। अब है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल या तो ए स्क्वायर लिखिए, नहीं तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा फिर √2 और गुना भुजा, √2 और गुना भुजा, भुजा मतलब हो गया 1। आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 थोड़ा मोटा हो गया, इसको कर लेते हैं पतला। 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं घन का विकर्ण बराबर। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। तो चलता कहे नहीं है भाई, पेन को क्या हो गया? √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा घन का विकर्ण। अब घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अब है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण निकालने का जो सूत्र होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेलन। ये बेलन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में सिलेंडर बोला जाता है। ये हो गया बेलन इस टाइप। नीचा में भी एक ठो वृत्त होता है, ऊपर में एक ठो। आजकल वो टीन का जो कोठी आता है वो भी बेलन ही है, और इस प्रकार का जितना भी डब्बा है वो सब बेलन है। तो इसका ऊंचाई हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इसका ये त्रिज्या होता है। और बेलन का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई
आर एच अब प्लस यहाँ पर एक ठो वृत्त इधर से है, एक ठो वृत्त इधर से, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं गोला पर। गोला मतलब समझ लीजिए गेंद, उस टाइप गेंद क्या टाइप का जो भी है वो गोला है। तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, 4 बार पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है अर्धगोला मतलब गोला का आधा, गोला का आधा, इसका जब आयतन पाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का आयतन, तो यहाँ गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। आगे है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक अर्धगोला है, तो यहाँ से हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और यहाँ जो एक ठो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो छिन्नक, छिन्नक क्या होता है, तो इस टाइप का जो भी बर्तन होगा उसको छिन्नक बोला जाता है। ऊपर से ज़्यादा चौड़ा और नीचा से कम चौड़ा जो बाल्टी होता है इसको छिन्नक बोला जाता है। ये हो गया इसकी तिरछी ऊंचाई, ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो शंकु की तरह 1/3 देंगे, पाई देंगे और एच देंगे, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर और फिर बड़ा आर गुना, बस इतना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल होता है, पाई आर एल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पायल इंटू आर प्लस। आगे देखते हैं वर्ग चिन्ह। ये जो वर्ग चिन्ह होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। इसको हम बोल सकते हैं निम्न सीमा प्लस
उच्च सीमा और बट्टे में 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, परिसर बराबर उच्चतम चर मान माइनस न्यूनतम चर मान। माध्य बराबर जो सूत्र हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ बहुलक के लिए जगह नहीं बचा, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब यहाँ पर है माध्य निकालने से संबंधित विधि। तो माध्य निकालने की, यहाँ से माध्य निकालने से संबंधित जो सूत्र है वो प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ है एक्स है बटा सिग्मा एफ है, और कल्पित विधि में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी है बटा सिग्मा, इसको हम सिग्मा पढ़ेंगे। यहाँ लिखने में थोड़ा ये हो गया, इसको हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ है। उसके बाद पग विचलन विधि है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना एच। एच जो है वह वर्ग का आमाप होता है। तो यहाँ से ये सूत्र इतना हो गया। अब अगला वीडियो में चैप्टर वाइज सारे फार्मूला का हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके बाद सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।